हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि क्लाउड गिज़लिन को धोखा देकर महल की तरफ भाग जाता है एक लड़की एना को बचाने के लिए, जो कि ओस्टन टेरिटरी के महल में कैद है। लेकिन क्लाउड के साथ भी धोखा तब हो जाता है जब बैरन ओस्टन सारे पैसे ले लेता है, लेकिन लड़की को नहीं छोड़ता। इतने में ही आ जाता है गिज़लिन इसकी मदद करने के लिए। अब दोस्तों, इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि गिज़लिन महल के अंदर पहुंच चुका है। बैरन ओस्टन के सामने वाली कुर्सी पर टांगे ऊपर रखकर बैठा होता है और बोलता है कि चल मेरे लिए चाय मंगा, फिर बात करते हैं। दोस्तों, ये तो बैरन ओस्टन की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती कर रहा होता है। इसे सुनकर उसे गुस्सा तो आना लाजमी ही था। हम देखते हैं कि वो गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि क्या कहा तूने। इतने में ही साथ ही खड़ा इसका सैनिक रोजयार गिज़लिन की तरफ तलवार दिखाता है और कहता है कि हे कौन हो तुम, खड़े हो जाओ, कहाँ से आ गए, हमारे बैरन ओस्टन को थोड़ी इज्जत दिखाओ, समझे। लेकिन इतने में ही कोर जो कि पीछे खड़ा था वो अपनी तलवार निकाल लेता और कहता है कि तू पीछे हट बे, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुझ जैसे संभालने के बीच में मत बोल, समझा। तभी मोटा बैरन ओस्टन चिल्लाता है कि हे तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी टेरिटरी में घुस आया है और यहाँ पर गुंडागर्दी कर रहा है कौन तू, यहाँ से निकल जाओ, सारी को इसे उठाकर बाहर फेंक दो। पर दोस्तों, गिज़लिन को उठाकर फेंकना इतना आसान थोड़ी ना है। हम देखते हैं कि गिज़लिन बोलता है कि मैं यहाँ पर गुंडागर्दी करने के लिए बिल्कुल नहीं आया हूँ, पहले मेरी बात को ध्यान से सुन लो, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने पैसे लेने के लिए आया हूँ। दोस्तों, पैसे लेने की बात को सुनकर हर कोई थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। गिज़लिन तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कुर्सी पर बैठा है और इसे डरा रहा होता है। तब बैरन ओस्टन बोलता है कि क्या पैसे देने होंगे, लेकिन किस चीज के पैसे मांग रहा है तू। तब गिज़लिन अपनी उंगलियों से इशारा करता है, जिसे समझकर बेलिंदा रस्सियों को खींचकर उस बंदे को इस बैरन ओस्टन के सामने फेंकती है, जिसे ये लोग जुए के अड्डे से पकड़कर लेकर आए हैं। वही जुए का अड्डा जहाँ पर गिज़लिन क्लाउड को ढूंढने के लिए गया था, जिस अड्डे को यही गुंडा क्रैंक संभालता है। तब गिज़लिन इस क्रैंक की शक्ल को दिखाते हुए बोलता है कि देखिए बैरन ओस्टन, आपके द्वारा चलाया गया गैम्बलिंग हाउस जिसे ये क्रैंक नाम का बंदा संभालता है, इसने हमसे धोखाधड़ी करके हमारे पैसे लूटे हैं। मेरे और क्लाउड की पूरी मेहनत की कमाई को, जिंदगी भर की कमाई को इसने धोखाधड़ी करके छीन लिया है। मुझे वो इसी वक्त वापस चाहिए। दोस्तों, गिज़लिन के गट्स देखे किसी और की टेरिटरी में जाकर वहीं पर उस बंदे को धमका रहा है, साथ ही साथ सबूत भी लेकर आया है कि देख इसने गलती की है। अब दोस्तों, बैरन ओस्टन जो कि इतना ज्यादा लालची इंसान है, वो अच्छी तरह से जानता है कि किन पैसों के बारे में बात हो रही है, क्योंकि पैसों की पोटली तो बिल्कुल उसके सामने ही रखी थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा होता है। इतने में ही हम देखते हैं कि गुंडा क्रैंक चिल्लाने लगता है कि नहीं बैरन, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मैंने कोई चीटिंग नहीं की, इन लोगों ने की थी। तब बेलिंदा इसे बहुत ही जोर से रस्सी खींचकर परेशान करती और कहती कि क्या कहा तूने, अभी भी झूठ बोल रहा है, तेरी इतनी हिम्मत। तब बैरन ओस्टन अपने मन में सोचता है कि अब मैं क्या करूं, ये क्रैंक इस गधे ने क्या कर दिया, इसे सामने वाले को देख तो लेना चाहिए था कि किससे बात कर रहा है, किसके साथ जुआ खेल रहा है। अब ये गिज़लिन से बोलता है कि बताओ क्या चाहते हो तुम, जिसपे गिज़लिन कहता है कि बस मैं बदले के पैसे चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि गैम्बलिंग हाउस विश्वास पर काम करता है, कोई भी वहाँ पर खेलने आता है तो उसे यही लगता है कि सही तरीके से जुआ खेला जाएगा और मुझे पैसे मिलेंगे, लेकिन इस बंदे ने हमारे विश्वास को तोड़ा है। जुए के अड्डे पर जो लोगों का विश्वास होता है वहाँ पर फेयर गेम होगा, उस बात को खत्म किया है, जिसके बदले में मुझे पैसे चाहिए। इसीलिए मेरे और क्लाउड के साथ जो भी धोखाधड़ी हुई है उसके बदले में पैसे मुझे अभी इसी वक्त वापस दो। लेकिन ये बैरन ओस्टन जैसा लालची इंसान इतनी जल्दी पैसे वापस थोड़ी ना देगा। वो बोलता है कि देखो मैं तुम्हारी बात को समझ गया, लेकिन मेरा आदमी कुछ और बोल रहा है और तुम कुछ और बोल रहे हो, मैं किसकी बात पर विश्वास करूं। एक काम करो, तुम जज के पास जाओ, वो फैसला करेगा, उसके बाद तुम देख लेना जो होगा। दोस्तों, ये तो गिज़लिन को रॉयल कोर्ट का झांसा दे रहा है कि वहां पर जाकर तुम्हें इंसाफ मिलेगा, लेकिन गिज़लिन रॉयल कोर्ट जाने वालों में से थोड़ी ना है। हम देखते हैं कि गिज़लिन बोलता है कि आपको ही फैसला करना होगा, क्योंकि आप इस चीज से मिले हुए। जिस पर बैरन ओस्टन बोलता है कि क्या कहा, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहा है, लेकिन कैसे। जिस पर गिज़लिन कहता है कि देखिए मेरी बात को कान खोलकर सुन लीजिए, क्रैकन गैम्बलिंग हाउस जो कि बैरन ओस्टन यानी कि आपके द्वारा चलाया गया है, वहाँ पर जो कुछ होता है उसके जिम्मेदार आप हैं। मेरी बात को सुनिए, वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, दूसरी कंट्रीज से भी आते हैं, कितने सारे नोबल्स उस जुए के अड्डे पर आकर गेम खेलते हैं, उनके सारे पैसे दाव पर लगे होते हैं, और वहाँ पर आपका बंदा ये क्रैंक चीटिंग करता है। इस तरह से तो कितने सारे नोबल्स के पैसे आप लोगों ने ऐड लिए हैं, और मुझे ये बात भी पता है कि उस जुए के अड्डे से जो भी कमाई होती है उसकी आधी कमाई आपको दी जाती है बैरन ओस्टन, इसीलिए उसकी जिम्मेदारी आपकी है। अगर ये बात मैंने बाहर जाकर बता दी कि वहाँ पर चीटिंग होती है, तो सोच लीजिए कि इससे आपकी इनकम पर असर पड़ेगा या नहीं। ओह, चीजें और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। मैंने सही कहा ना। दोस्तों, गिज़लिन साफ साफ लफ्जों में धमकी दे रहा होता है, जिससे सुनकर बैरन ओस्टन बहुत ही ज्यादा डर जाता है कि मैं इसे पैसे दूँ नहीं। तभी ये सामने वाली जो पोटली है जिसमें सोने के सिक्के हैं उसे गिज़लिन को देने के बारे में सोच रहा होता है। तब गिज़लिन कहता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, यहाँ पर जितने सोने के सिक्के रखे हैं मुझे इन सब बातों के बदले में इसके 2 गुना सोने के सिक्के मिलने चाहिए। दोस्तों, ये तो हर जगह पैसे डबल कर देता है, 2 गुना पैसे
पैसे मांग रहा है। गिजलिन धोखाधड़ी के बदले में 2 गुना पैसे तो मांग ही रहा है, साथ ही साथ बोल देता है कि एना आर्केस वही लड़की जिसे क्लाउड आजाद करना चाहता था, उसे भी कैद से आजाद कर दिया जाए। जिसे सुनकर बैरन ऑस्टन और ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये उस लड़की की बात क्यों कर रहा है, और पीछे खड़ा क्लाउड वो भी हैरान हो जाता है कि ये बंदा मेरे लिए इस हद तक क्यों जा रहा है, आखिर कौन हूँ मैं इसका। तब गिजलिन आगे कहता है कि अगर तुमने मैंने जो कहा वो कर दिया तो मैं ऐसे दिखाऊंगा कि आज जो कुछ हुआ वो कभी हुआ ही नहीं था, बस तुम उस लड़की को छोड़ दो और पैसे दे दो। तब बैरन ऑस्टन क्लाउड पर चिल्लाता है कि मैं समझ गया क्या हो रहा है क्लाउड, धोखेबाज एहसान फरामोश, तूने ये सब किया है मेरे खिलाफ। मैंने तुझे उस लड़की को छुड़ाने का मौका दिया, तुझसे पैसे मांगे और तू पैसे के बदले में इन लोगों को लेकर आया, इन लोगों के साथ मिलकर मुझे ठग रहा है, ये है तेरी स्कीम। दोस्तों ये सारी बातें क्लाउड के ऊपर डाल रहा होता है कि वही धोखेबाज है, पैसे नहीं दे रहा बस। बैरन ऑस्टन की ऊंची आवाज को सुनकर कुछ सैनिक पीछे की तरफ से आने लगते हैं, जो गिजलिन और उसके साथियों को घेरने लगते हैं। लड़ाई जल्दी ही होने वाली है, ये बात कोर समझ जाता है। तब ये क्लाउड से बोलता है कि ए तू सुन ले, पीछे हो जा, अगर तू इस चीज में घुसा तो मारा जाएगा, इसे हम ही संभाल लेंगे। तब बेलिंदा बोलती है कि हम तो इसे जानते भी नहीं और ये मोटा हमसे कह रहा है कि हम इसके साथ मिले हुए हैं, हाँ कितना बुरा है ये। बेलिंदा और कोर दोनों का ही ध्यान पीछे आ रहे सैनिकों पर होता है। गिजलिन जो बिल्कुल इसके पीछे ही बैठा है, इससे चाकू मांग रहा होता है, लेकिन बेलिंदा सुनती ही नहीं। तभी हम देखते हैं कि मोटा चिल्लाता है कि सारे सैनिकों इन लोगों को घेर लो और इन्हें काट डालो। वैसे भी अगर ये लोग यहाँ से बाहर ही नहीं गए तो लोगों को पता कैसे चलेगा, ऐसा लगेगा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। अब दोस्तों जैसे ही बैरन ऑस्टन हमला करने के लिए बोलता है, तब हम देखते हैं कि इसके साथ ही खड़ा सैनिक रोजियर अचानक से गिजलिन पर हमला बोल देता है अपनी तलवार से, लेकिन गिजलिन सामने के टेबल पर पड़ी सोने के सिक्के की पोटली को एक वेपन की तरह इस्तेमाल करता है, अपने पैरों से इसे उछालता है और इस बंदे यानी कि सैनिक रोजियर पर मारता है। दूसरे ही पल में ये बेलिंदा के हाथ से चाकू लेकर इस मोटे यानी कि बैरन ऑस्टन के हाथ में घुसा देता है। दोस्तों 1 सेकंड पहले जहां पर कुछ नहीं हो रहा था, 1 सेकंड बाद ही वहां पर गिजलिन ने मार काट मचा दी है। एक को सोने की सिक्के की पोटली से मारा, दूसरे के हाथ में तो चाकू ही घुसा दिया। तभी पीछे खड़े बेलिंदा और कोर भी पीछे से आ रहे सैनिकों से लड़ाई करने लगते हैं। तब गिजलिन बोलता है कि बेलिंदा कोर इन लोगों को बस मारना मत, बाकी पीट डालो। गिजलिन को ऑर्डर देते ही हम देखते हैं कि बेलिंदा और कोर लड़ाई का मोड एक्टिवेट करते हैं और बस ऐसे तलवार चलाते हैं कि इन लोगों को ज्यादा चोट ना लगे, मरे नहीं, और इन्हें घायल करने की कोशिश करते हैं। बैरन ऑस्टन के सैनिक लगातार इन पर हमला बोल रहे होते हैं, लेकिन ये गिजलिन के साथियों के सामने कुछ नहीं है। बेलिंदा भी इन्हें उछल उछल कर मार रही होती है। दोस्तों सोचो बेलिंदा गिजलिन की नौकरानी है, इसकी मेड है, जो कि उछल उछल कर इन सबको मार रही है। ऐसा लगता है कि इस औरत का इतिहास भी बाद में बताया ही जाएगा। अब दोस्तों मारकाट जब शुरू हो ही चुकी है तो गिजलिन कैसे बैठा रह सकता है, वो भी अपनी तलवार को निकाल ही लेता है फाइनली और रोजियर पर मारता है और साथ ही साथ पीछे आ रहे सैनिकों से भी लड़ाई करता है। एक पल ऐसा आता है जहाँ पर रोजियर बुरी तरह से गिजलिन को काटने की कोशिश करता है, लेकिन इसे मारना इतना आसान थोड़ी ना है। तब गिजलिन तलवार के वार के जवाब में अपनी तलवार से पीछे वाले हिस्से से इस बंदे की गर्दन पर जोर से वार करता है और इसे वहीं पर बेहोश सा कर देता है। पीछे खड़ा क्लाउड ये सारी चीजें देख रहा होता है कि यहाँ पर क्या मारकाट मच गई, उसकी वजह से ये सब क्यों हो रहा है, आखिरकार इसके लिए एक नोबल बंदा इस हद तक क्यों जा रहा है, यही बात क्लाउड समझ ही नहीं पा रहा होता है। तब क्लाउड सोच रहा होता है कि ऐसा ये क्यों कर रहा है, ये सारे लोग मेरे लिए लड़ाई क्यों कर रहे हैं। मैंने तो दुनिया को जानकर बस यही सोचा था कि काइंडनेस, बिना रीजन की काइंडनेस ऐसी चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन ये लोग मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हैं, मैंने तो कुछ नहीं किया। इतने में क्लाउड ये सारी बातें सोच ले हम देखते हैं कि गिजलिन और उसके साथियों ने कई सारे सैनिकों को पीट डाला और इसे जमीन पर लिटा दिया है। हालांकि इनमें से एक अभी खून नहीं निकल रहा है, लेकिन ये सारे लेट चुके हैं, इन्हें बस बेहोश किया गया है। लेकिन मोटा बैरन ऑस्टन जिसके हाथ में गिजलिन ने चाकू घुसा दिया था, उसके हाथ से जरूर खून निकल रहा होता है और वो कहता है कि ए तू ऐसा कैसे कर सकता है, मैं एक नोबल हूँ, तूने मेरे ऐसे कैसे मार दिया। तब गिजलिन कहता है कि मैंने तुझे पहले ही समझाया था, सुन बे, मैं पैसे लेकर जा रहा हूँ उस लड़की एना आर्केस को भी, और अब मुझे रोकने की गलती बिल्कुल मत करना। अब दोस्तों गिजलिन ने अपना काम कर दिया है, लेकिन क्लाउड जो अभी तक इससे जानकार भी नहीं था, वो अब इसका एहसान महसूस कर रहा होता है क्योंकि गिजलिन ने बिना कारण के उसकी मदद की है। दोस्तों आजकल की लालच भरी दुनिया में अगर कोई बिना किसी कारण के आपके लिए कुछ करे तो वो कितना बड़ा एहसान आपको महसूस होगा, यही बात महसूस कर रहा होता है क्लाउड। अब वो गिजलिन के साथ जाने के लिए अपना मन बना चुका था। तब वो आगे बढ़ता है और बैरन ऑस्टन से बोलता है कि बैरन ऑस्टन, अगर आपको कोई भी परेशानी है तो एक काम कीजिए, आप भी लुथानिया साम्राज्य में आ जाइए और फेनरिस में आकर हमारे बैरन से बात कीजिएगा। वहां पर आकर हम आपको एक मेहमान की तरह जरूर ट्रीट करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं इनके साथ जा रहा हूँ। दोस्तों इसने फाइनली गिजलिन को अपना जानकार बोल ही दिया है अपने मन से। वो भी क्लाउड अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने सही वक्त पर सही फैसला कर लिया, हो सकता है कि बाद में मुझे इस बात का पछतावा होता। और इस तरह से ये इस बात यहीं पर खत्म होती है। लड़ाई खत्म हो चुकी है दोस्तों, एना आर्केस को छोड़ा जाता है। हम देखते हैं कि वो टूटा फूटा घर हमें दिखाया जाता है, शायद उस लड़की को वहीं पर छोड़ दिया गया है।
और इसके बाद हमें दिखाई जाती है बग्गी, जहाँ पर बैठा होता है गिज़लिन क्लाउड के साथ। तब हम देखते हैं कि गिज़लिन इसे अपने साथ अपने बिगाड़ टेरिटरी में ले जा रहा होता है और क्लाउड से बोलता है कि क्लाउड, तुमने उस लड़की ऐना को आजाद करवा दिया, उसके बाद भी तुम उसे अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहते? इस पर क्लाउड कहता है कि नहीं, उसने मेरी वजह से काफी परेशानी झेली है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो अपने घर पर ही रहे। वैसे भी वो अपने होमलैंड में रहना उसे ज्यादा अच्छा लगेगा और ना कि ऐसे इंसान के साथ रहना जिसकी वजह से उसके फादर मारे गए हैं। और वैसे ऐसा भी नहीं है कि मैंने पूरी तरह से उसकी मदद करके उसे बचाया है, इसलिए मैं उससे किस मुंह से बात करूँ। ऐसा सच तो था, वैसे गिज़लिन की हेल्प के बिना ये कर भी नहीं पाता। तब गिज़लिन अपने मन में सोच रहा होता है कि क्लाउड, तू मेरा एहसान मान रहा है, लेकिन सच बताऊँ तो बात यह है कि ऐसा लग रहा है कि मेरे दिल पर जो पत्थर रखा था, मेरे दिल पर जो बोझ था, मैंने उसे उतार दिया है। मुझ पर तेरा पिछले जन्म का उधार था। जब मैंने पिछली ज़िंदगी में अपने बदला लेने की कोशिश की थी, तब तूने मेरे लिए अपनी जान गंवाई थी और इस बात को हमेशा मैं अपने दिल पर बोझ की तरह रख रहा था। लेकिन ऐसा लगता है कि अब तेरी मदद करके मैंने उस बोझ को हल्का कर दिया है। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। दोस्तों, गिज़लिन ये सारी बातें अपने मन में सोच रहा था क्योंकि इसकी वजह से ही पिछली ज़िंदगी में क्लाउड की जान गई थी। उसने अपने दोस्त को बचाने के लिए ही तो जान दी थी और इस ज़िंदगी में गिज़लिन ने इसकी मदद करके इसका एहसान चुका दिया है। काफ़ी देर यात्रा करने के बाद गिज़लिन फाइनली फेनरिस की सीमा पर पहुंच जाता है। तब ये क्लाउड से बोलता है कि क्लाउड, तो बताओ कि कैसी लग रही है तुम्हें ये टेरिटरी? जिस पर क्लाउड कहता है कि वैसे अगर तुम्हें मौका मिले ना तो यहाँ के लॉर्ड को मार डालो और इस टेरिटरी को अपने कब्जे में ले लो। देखो कितनी बेकार सी टेरिटरी है ना, ऐसा लगता है भिखारी रहते हैं यहाँ पर। जिस पर गिज़लिन कहता है कि ओह क्लाउड, तुम तो मुझे अपने आप को ही मारने की सलाह दे रहे हो। जिस पर क्लाउड कहता है कि क्या ये तुम्हारी टेरिटरी है? लेकिन तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम कितने अमीर हो। ऐसे दोस्तों, गिज़लिन के लुक से तो वो बहुत ही ज्यादा अमीर लगता ही है। क्लाउड की क्या गलती है? अब गिज़लिन इसे पकड़ कर कहता है कि हाँ यार, ये मेरी ही टेरिटरी है। आज के बाद तू इस जगह का प्रबंधक है और यहाँ पर जो भी कुछ होगा वो तेरी मैनेजमेंट के अंडर होगा। यहाँ पर जो भी चीज होगी वो तू संभालेगा, समझा? दोस्तों, फेनरिस की हालत को देखकर क्लाउड सोच रहा होता है कि कौन सी गरीबों वाली जगह पर वो आकर फंस गया है। तब वो कहता है कि क्या मैं वापस जा सकता हूँ? मुझे ऐना के साथ रहना है, देखो मैं जा रहा हूँ। तब गिज़लिन कहता है कि टू लेट बॉय, अब बहुत देर हो चुकी है, तो कहीं नहीं जा सकता। और फाइनली इस तरह से मजाक करते हुए गिज़लिन पहुंच जाता है अपनी टेरिटरी फेनरिस। अब दोस्तों, यहाँ से हमें सीन को बदल कर दिखाया जाता है। हमें फिर से वही अंधेरा सा कमरा दिखाया जाता है जो कि पहले भी कई बार दिखाया जा चुका है। ऐसा लगता है कि ये अंधेरा कमरा डेस्मोंड टेरिटरी में है। ऊंची सी कुर्सी पर काउंट हेरल्ड डेस्मोंड बैठा होता है और सामने ही बैठे होते हैं कई सारे बंदे राउंड टेबल पर इससे बात कर रहे होते हैं। तब ये काउंट डेस्मोंड कहता है कि फेनरिस पार्डियम, अच्छा ऐसा हो रहा है तो ठीक है, अमेलिया को संदेश भेजो, जल्दी ही हम अपनी मूव करेंगे। दोस्तों, एक तरफ गिज़लिन किसी तरह से अपनी टेरिटरी को चलाने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ इसके दुश्मन इसे बर्बाद करने के लिए प्लान बनाना शुरू कर चुके हैं। डेस्मोंड अमेलिया से बात करना चाहता है। गिज़लिन के एक्स मंगेतर से शायद ऐसा लगता है कि ये दोनों हाथ मिला कर इसे बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। खैर, जो भी होगा नेक्स्ट चैप्टर में होगा। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को प्रेस। मिलते हैं, बाय बाय।